हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग 7th क्लास का एससीईआरटी का किताब हम लोग पढ़ रहे थे। 7th क्लास का है, जिसमें हम लोग यहाँ तक ख़त्म किए हुए थे, है ना। 5 अध्याय हम लोगों ने ख़त्म किया था। अभी हम लोग 6ठा अध्याय करेंगे। 6ठा अध्याय के बाद अभी से जो आप देख रहे हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिवल इंडिया, अगर इसी किताब पे आपकी पकड़ अगर बन जाए तो बहुत सारा जो प्रश्न है आप सॉल्व कर लेंगे, वो भी आराम से। बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। 1-2 बार रिवाइज अगर कर लेते हैं तो कॉन्फर्म यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि आप खुद मूल्यांकन करिए। अगर आपके पास 8-10 साल का बीपीएससी के द्वारा पूछा गया जो भी प्रश्न है, आप ज़रूर एक बार बनाइए, तब आपको ये बात पता चलेगा कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो किताबें हैं, ये किताबें बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करें। हम लोग का अध्याय है, अगला अध्याय हम लोग करेंगे, 6ठा अध्याय हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म किया था, ठीक है। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक्के जहांगीरी लिखा। देखिए, तुजुक्के जहांगीरी के लेखक कौन है, तो ये शाह जहांगीर हो जाएंगे। लेकिन पूछा जा सकता है आपसे कि तुजुक्के जहांगीरी जो आत्मकथा लिखी गई वो किस भाषा में है। तो तुजुक्के जहांगीरी जो लिखा गया वो फ़ारसी भाषा में है। फ़ारसी भाषा में बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा। पूछा जा सकता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, और बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, यह उत्तर प्रदेश के पीसीएस में और साथ ही साथ आपके बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ भी देख लीजिए, जो बाबरनामा है ना, बाबरनामा यह तुर्की भाषा में लिखा गया है ना, यह तुर्की भाषा में लिखा गया। एक और पुस्तक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, एक और पुस्तक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है हुमायूं नामा, है ना। याद रख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम तक याद करने में क्या जाता है, एग्ज़ाम तक याद रखिए, फिर बाद में भूल जाइएगा, है ना। जब आप टीचर बन जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते आपके पास भी इतना सारा नॉलेज हो जाएगा कि मत पूछिए, है ना। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो हुमायूं नामा के लेखक हो जाती हैं गुलबदन बेगम, है ना। ये है, इनका नाम है गुलबदन बेगम। मुझे लगता है कि इसे भूल नहीं पाएंगे। हुमायूं नामा के जो लेखक है ये गुलबदन बेगम है। पूछा जा सकता है कि यह जो ग्रंथ लिखा गया किस भाषा में है, तो ये भी फ़ारसी भाषा में है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि यह बाबर की सबसे छोटी बेटी थी, जिसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के बारे में लिखना था, और सबसे ज़्यादा प्रेम अपने भतीजे से करती थी। और भतीजे यानी कि अकबर के कहने पर ही उन्होंने हुमायूं नामा लिखा। और ये कहा जाता है कि लगभग 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ये ग्रंथ लिख चुकी थी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत अभी इसमें पढ़ना है, बट हम लोगों ने अभी जो किया बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, वृंदावन। वृंदावन आपको उत्तर प्रदेश में हो जाता है। माउंट आबू की बात करें तो राजस्थान में हो जाता है। और सोमनाथ की बात करें, यही सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, है ना, महमूद गजनवी के द्वारा, जो बाद में बन के जब तैयार हुआ तो इसी प्राण प्रतिष्ठा में हमारे बिहार के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे प्रथम, है ना, राजेंद्र प्रसाद गए हुए थे, और इसी वजह से वो खफा हो गए थे भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े पद पर होते हुए आप सिर्फ एक लोगों का राष्ट्रपति नहीं हो सकते। खैर वो भी बात सही था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है कि मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा था। देखिए, मुद्रा से प्रश्न पूछा जाता है, तो मुद्रा देखिएगा, मुद्रा में आपको दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल से पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपके ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए सबसे प्राचीन मुद्रा कौन हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन मुद्रा आपका आहत मुद्रा हो जाता है ना, आहत मुद्रा जो है ना। और ये देखिए, कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था। देखिए, ये सवाल पूछा गया है, बर्नियर भारत में कब आता है ना। 17वीं शताब्दी में हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि उस समय मुग़ल बादशाह कौन था।
तो मुग़ल बादशाह की अगर बात किया जाए इस समय में, तो यहाँ पे देखिएगा मुग़ल बादशाह इस समय शाहजहाँ थे, है ना। इस समय शाहजहाँ थे और शाहजहाँ के समय में बर्नियर जो है यहाँ पे आता है, यानी कि 1658 से, है ना। ये देखिए 1600 लगभग मतलब 56 से लेकर के 68 तक ये यहाँ पे रहता है, लगभग 12 साल यहाँ पे ये रहता है। कौन? बर्नियर। और देखिए ये बर्नियर जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शाहजहाँ के सबसे प्रिय पुत्र, यानी कि सबसे बड़े पुत्र, जिसका नाम है दारा शिकोह, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड व्यक्ति था, इसीलिए उनसे प्रेम थी शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ के यानी कि दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, है ना, दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में बर्नियर को नियुक्त किया गया था। ये पूछा जाता है आपसे कि कौन फ्रांसीसी यात्री था जिसकी नियुक्ति चिकित्सक के रूप में दारा शिकोह के लिए किया गया, और बर्नियर किस मुग़ल बादशाह के समय में भारत आया, दिल्ली आया, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ढाका का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था, है ना। क्या कहता है? ढाका का मलमल। आप देखेंगे प्राचीन काल में भारत से रेशम वस्त्रों का व्यापार होता था, और रेशमी जो क्या बोलते हैं कपड़ों पे पुराने ज़माने में बहुत सारे गाना भी बने हुए हैं। अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और कुषाण काल अगर पढ़ेंगे तो आपको एक रेशम मार्ग मिलेगा जो भारत अफ़गानिस्तान होते हुए सीधे यूनान पहुंचता है, यूरोप में। वो डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत और यूनान के बीच में व्यापारिक संबंध थे, और व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में झुका हुआ था। कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी जो कीमती आप सामान देखते हैं, जैसे कहा जाता है भारत को सोने का चिड़िया, सोना खुद के पास तो नहीं था, लेकिन यूनान वाले इतने आशिक और दीवाने आपके रेशमी वस्त्रों के हो गए, सूती वस्त्रों की हो गए, कि उन लोगों ने यूनान की सारी कीमती चीज़ें आपके घर में ला कर के रख दिया। हालांकि प्लिनी इस बात पे कहता है, रोता है इसी बात के लिए। और मलमल की दीवानी पूरी दुनिया के यूनान की सारी महिलाएं थी। और वो जो मार्ग था भारत के साथ जो मार्ग था, इसी को हम लोग सिल्क रूट के नाम से, सिल्क मार्ग के नाम से, सिल्क रोड के नाम से जानते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये ढाका का जो क्षेत्र है, मलमल यानी कि सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। देखिए दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र था, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़िए। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मछलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण का क्या था? मुख्य केंद्र था। किसका? सूती वस्त्र का। अगर आप देखेंगे तो सूती वस्त्र जो है ये भारत की देन है ना, जिसका प्रमाण आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है। सबसे प्राचीन सभ्यता और दुनिया का सबसे विकसित अवस्था में सबसे विकसित सभ्यता आपके भारत में ही था, है ना। देखिए खंभात के रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी थी, है ना। खंभात की जो रेशमी कपड़े की जो मांग थी, खंभात यानी कि गुजरात का आप क्षेत्र जो देखते हैं, और व्यापार पे अधिक ही नियंत्रण अगर कहा जाए तो वहाँ के व्यापारियों का था। और देखिएगा सबसे ज़्यादा जैनिज्म भी हैं, वहीं पे निवास करते हैं, है ना। और द्वितीय अगर जैन संगीति की अगर बात करें तो वल्लभी गुजरात में ही होता है और पहला पाटलिपुत्र में होता है। जब व्यापारी की बात आई तो हमने इसे बताया, है ना। तो रेशमी कपड़े की जो मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार जो नीति आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और प्रश्न पूछा जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिक्री पर नियंत्रित करवा दिया था, नियंत्रण हो गया था। देखिए कश्मीर 19 साल के लिए विख्यात है। आज भी देखते हैं कि 19 जो साल है, जो प्योर जो ओरिजिनल आप देखते हैं वो यही कश्मीर में ही मिलता है। देखिए बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। मुझे लगता है बीदर के बारे में आप लोग सब जानते हैं। वर्तमान में इसे कर्नाटक कह सकते हैं। वर्तमान में क्या है? कर्नाटक हो सकता है ना, कर्नाटक ही है। और देखिए बहमनी जो एक सम्राट थे जिनका नाम था अहमद शाह, बहमनी सम्राट थे जिनका नाम था अहमद शाह,
अहमद शाह ने ही अपनी राजधानी गुलमर्गा से बीदर स्थापित किया था। ठीक है, मुझे लगता है कि याद हो गया होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पे एक बहमनी सम्राट होते हैं, बहमनी सम्राट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यही बीदर में एक बहमनी सम्राट होते हैं, है ना। बहमनी सम्राट हैं जिनका नाम है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह नाम है। और यही अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलमर्गा से बीदर, यही बीदर स्थापित किया था। और बाद में इसी बीदर का जो नाम है मुहम्मदाबाद रख दिया गया, मुहम्मदाबाद रख दिया गया। ठीक है, क्या है, मुहम्मदाबाद रख दिया गया। ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने जिक्र भी किया, है ना। जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर जिक्र करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है काश्य की बनी चोलकालीन, अगला सवाल है काश्य की बनी चोलकालीन मूर्तियाँ, है ना, कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। और ये बात तो सही है। देखिए चोल काल में एक मूर्ति बना था नटराज का, है ना, नटराज का देखेंगे हम लोग, नटराज की मूर्ति बनी थी, नटराज की, है ना। नटराज की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट स्थान रखता है। तांडव करते हुए आप देखते होंगे, अधिकतर किताबों में या ये सब चीज़ें मिल जाएगा, है ना। तो देखिए चोल की अगर नटराज की बात करें तो नटराज की जो मूर्तियां हैं वो काश्य मूर्तियां हो जाती हैं, काश्य मूर्तियां, है ना, काश्य मूर्तियां हो जाती है। पूछा जाता है और काश्य कैसे बनाया जाता है, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे। तांबा, है ना, और टीन, तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाई जाती है। और एक बात और बता दें, इसी कांसा जो बनाने की कला हमारे भारत हड़प्पा सभ्यता के द्वारा पूरी दुनिया को सिखाया गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को काश्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया होगा। अगला इसी में हम देखेंगे चोल, चोल थोड़ा सा और भी देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे कहा जाता है जो चोल काल जो है यह विशेषता, जो सब सर्वाधिक विशेषता जो रखता है, इसमें स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की बात है, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा क्या था, प्रसिद्ध था। आज भी पूछा जाता है, जब मेंस आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप इतिहास ढूंढते हैं और इतिहास आपको भारत में ही मिलता है, और सबसे पहला आपका इतिहास स्थानीय स्वशासन का चोल में ही देता है ना। और ये देखिए चोल वंश का, चोल का जो स्थापना करता है उसका नाम है विजयालय। विजयालय के द्वारा चोल वंश का क्या किया गया, स्थापना किया गया, है ना। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो विजयालय के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, विजयालय के द्वारा किया जाता है ना। और इसने अपनी राजधानी उरैयूर बनाई थी, उरैयूर बनाई थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, उरैयूर बनाई थी, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है, बाघ हो जाता है ना। ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, और बाघ हो जाता है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये चोल वाले इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि चोल के पास अपना नौसेना था, जिसके वजह से श्रीलंका पर और मालदीव पर अधिकार जमा लिया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग देखेंगे, है ना। ये सारा का सारा मैटर आपको 7th क्लास में मिलेगा, 7th क्लास में सारा का सारा मैटर मिलेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी में एक कंपनी बनाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए हम पूरा डिटेल्स तो यहाँ जितना दे रहा है उस पर थोड़ा सा जिक्र करते चलेंगे। बाकी एक और वीडियो है जहाँ पे यूरोपियों के आगमन हम पढ़ाए हैं, आप चाहें तो वहाँ पूरा डिटेल्स ले सकते हैं, है ना। तो जो पॉइंट यहाँ पे कहता है और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो भारत में बहुत सारा कंपनी आता है ना, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। एक साथ मिलकर साझेदारी में कंपनी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कहे तो पूरी दुनिया में, एक बात ये भी जान लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर भारत ही क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया में और कंट्री क्यों ना हो, हम लोग बात भले गरीबों का करते हैं, राजनीति पार्टियां, हम लोग तो बहुत गरीब आदमी हैं, है ना। तो राजनीति पार्टियां जो एसी में बैठ कर के जो बजट बनाती हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान कारपोरेट जगत का ही होता है। उसमें उन्हीं की भूमिका ज़्यादा होती है
वो लोग बैठ कर के प्लान, बहुत सारे योजना तय करते हैं। इसी तरीके से उन्हीं की इशारे पे बहुत सारा जो काम है वो करवाया जाता है। और ये चीज़ में ब्रिटेन भी पीछे नहीं था, और ब्रिटेन के जितने व्यापारी वर्ग थे वो चाहते थे हमारा व्यापार पूरी दुनिया में फैल जाए। इसलिए उन्होंने एक यूनियन बनाई, और वहाँ पे जो सामग्री थी, मतलब कह सकते हैं वहाँ पे जो रानी थी, वहाँ से परमिट लेकर के उन्होंने व्यापार के लिए भारत आ गए, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का या किसी भी यूरोपीय कंपनियों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ कमाना, है ना। कोई भी व्यापारिक कंपनी क्या चाहती है? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना, है ना। तो यही फ़ायदे की उम्मीद से ये लोग कहाँ पे आते हैं? भारत आते हैं। और किसी भी व्यापारिक गतिविधि से जुड़े लाभ हानि में वे सभी बराबर के साझेदार होते थे। देखिए 1704 में औरंगजेब का पोता जिसका नाम था अजीम, उस समय बिहार का सूबेदार था। और ये सवाल आपसे पूछेगा, है ना, ये सवाल आपसे पूछेगा। कहता है कि औरंगजेब का पोता जिसका नाम था अजीम, उस समय बिहार का क्या था? बिहार का सूबेदार था, जिसने यानी कि अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद नाम रखा। पटना का जो नाम है वो पाटलिपुत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कुसुमपुर के भी नाम से जानते हैं, अजीमाबाद के भी नाम से जानते हैं, और पटना के नाम से भी जानते हैं। देखिए अजीमाबाद किसने नाम रखा? तो अजीम हो जाएगा। अजीम किसका पोता है? औरंगजेब का पोता है। पटना का जो नाम है, पटना का ये शेर शाह के द्वारा नाम रखा गया, है ना, शेर शाह के द्वारा नाम रखा गया। और पाटलिपुत्र का नाम जो है पाटलिपुत्र, यह पाटलिपुत्र जो है उदयन के द्वारा इसका राजधानी बनाया गया, उदयन के द्वारा, है ना। और ये तीनों का तीनों जो हमने अभी बात किया, जो चर्चा किया, यह बीपीएससी में सवाल पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक और भी नाम है पटना का। पटना का तो बहुत ही खूबसूरत नाम है ना। पाटलीग्राम भी कह सकते हैं, कुसुमपुर भी कह सकते हैं, है ना, बौद्ध मठ भी कह सकते हैं, बहुत सारा नाम हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, है ना, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए लोदियों का मोहल्ला। जब आप मेंस पढ़ते होंगे बीपीएससी के लिए, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति आपको पढ़ना होता है। और कला संस्कृति में आपको पटना कलम भी पढ़ना है ना। देखिएगा उस समय मुग़ल के यहाँ जो आश्रित जो कलाकार थे, जब मुग़ल का पतन हो जाता है तब वो लोग उस राज्य को यानी कि दिल्ली को छोड़ करके वो रुख कर जाते हैं, अपने रोज़गार के तलाश में आते हैं। और कुछ लोग बंगाल, कुछ लोग मथुरा के क्षेत्र यूपी, और कुछ लोग आपके पटना में आकर के रहते हैं, बिहार में आकर रहते हैं। और वही मोहल्ला जो है उन लोगों के द्वारा ही बसाया गया है जिसकी चर्चा हो रही है। आज भी आप देखिए लोधी कटरा जो पटना का क्षेत्र है ना, मछुआ टोली, है ना, बहुत सारा नाम है यहाँ पे जो उन लोगों के ही द्वारा ही बसाया गया। तो देखिए लोदियों का मोहल्ला, है ना, लोधी कटरा हो जाता। मुग़ल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे उसको क्या बोलते हैं? मुग़लपुरा, है ना। मुग़ल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे उसको मुग़लपुरा कहा गया। और शेरशाही परिवार के रहने की जगह कैवा शिको हो जाता है ना। कहता है कि उलेमा, साहित्यकार, कवि, शायक का मोहल्ला मैदान फशाहत है ना। अगला देखेंगे सदर उश-शुदूर, मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान हो जाता है, सदर गली कहा जाता है। आज भी हम लोग देखते हैं ना, न्यायाधीशों के मोहल्ला को सदर गली के नाम से भी बहुत ज़्यादा संबोधित किया जाता है ना। देखिए अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी कब बनाई थी? 1620 ईस्वी में बनाया था। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में, है ना, गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी का निर्माण किया था। कब किया था? तो 1620 ईस्वी में। देखिए पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त करते थे। अब ये देखेंगे पटना से, यहाँ पे कहता है पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त करते थे। आज भी आप देखिएगा बिहार में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे तो बेगूसराय हो जाएगा, है ना, बेगूसराय हो जाता है, चंपारण हो जाएगा, चंपारण हो जाता है, और सारण हो जाएगा, है ना, सारण, जहाँ पे अभी भी वर्तमान में इसका उत्पादन होता है शोरा का। और शोरा का व्यापार भी होता था उस समय में।
तो पटना से अंग्रेज सोना प्राप्त करते थे क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इससे क्या बनाया जाता था, बारूद बनाया जाता था, सोना से बारूद बनाया जाता था, है ना। आगे हम लोग देखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पटना से चावल, है ना, पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाजारों में जाता था। पटना से चावल और चीनी जो है बंगाल के बाजारों में जाता था, है ना। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। पटना के निकट अगर देखेंगे तो लखावर एक जगह है ना, जो ये कपड़ा का उत्पादन करता था। 1620-21 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने के कारखाने निर्माण किया गया। 1620 ईस्वी में, देखिए 1620 और 21 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पटना में रेशम, है ना, रेशम से धागे बनाने के कारखाने का निर्माण किया। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1620 और 21 की बात है ना। 1600 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल की स्थापना किया था, यानी कि सिक्के बनाने की जो कारखाना है उसकी स्थापना किया था 1580 ईस्वी में। और ये स्थापना इसका मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया जाता है। 1705 ईस्वी की अगर बात करें तो 1705 ईस्वी में देखिएगा, अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया, है ना। ये देखिए 1705 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर पटना का जो नाम है अजीमाबाद, है ना, शब्द का प्रयोग किया गया। और गुजरात में जैन व्यापारियों का बोलबाला था, है ना, गुजरात में जैन व्यापारियों का बोलबाला था। और पश्चिमी भारत जो है व्यापार का प्रमुख केंद्र था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग इसमें। आगे देखिए 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी जिनका नाम है पीटर मुंडी ने भारतीय बाजारों का वर्णन किया है ना। पूछा जा सकता है आपके लिए, देखिए एक बार प्रश्नों को। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने भारतीय बाजारों का वर्णन किया, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा वर्णन इन्होंने भारतीय बाजार का किया। पुर्तगाल जो है भारत में व्यापारिक फेट स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाता है ना। देखिए आगमन की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन आया, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसका भी एक ट्रिक ही है, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। इसको हम लोग पुड अ डेफरा कहते हैं, ताकि याद रहे। हम लोग यूपीएससी का जब तैयारी करते थे तो उसी समय हम लोग बनाए थे, है ना। उस समय आईएएस के लिए हम लोग इसका इसी तरीके से, मतलब समझिए कि चीज़ों को जो कठिन लगता था, है ना, उसको याद करते थे। हमने खुद इस सब चीज़ को तैयार किया। तो सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत आया, तब पू से क्या हो जाता है, पुर्तगाल हो जाएगा, है ना, पुर्तगाल हो जाता है। ड से क्या हो जाएगा, डच हो जाता है ना। अ से क्या हो जाता है, अंग्रेज हो जाएगा, है ना, अंग्रेज हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डेनिश हो जाता है ना। और उसके बाद फ्रांसिस हो जाता है, फ्रांसिस। बस हो गया, यही क्रम तो है, पुड अ डेफरा, ये क्रम था। सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाल आ जाता है। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया पुर्तगाल, है ना। उसके बाद डच आता है। और पुर्तगालियों ने तो समझिए कि भारत के समुद्र पे, हिंद महासागर पे कंट्रोल ही कर लिया। यहाँ से कार्टेज लेना शुरू कर दिया। परमिट के बगैर आप वहाँ से भारत का नाम ही क्यों न हो जा नहीं सकता था। अरबवासी का नियंत्रण था, लेकिन अरबवासी को उस यानी कि जल में वो लोग घुसने नहीं देते थे, है ना। और यहीं अगर हम लोग पुर्तगालियों की बात करें तो यहीं एक गवर्नर जनरल जो आता है, जो वाटर ब्लू पॉलिसी जो है उसको लागू कर देता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको, आगे देखते हैं। तो ये है 17वीं शताब्दी में, है ना। देखिए पुर्तगालियों ने अपनी मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर से लाल महासागर के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया, है ना। कहता है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश, इंग्लैंड, हॉलैंड, डच, फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, है ना।
ये बनाई। और देखिए कहता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बंबई में कोठियों का निर्माण किया, है ना। इन लोगों ने कोठियों का निर्माण किया ताकि इनका व्यापारिक गतिविधियां हैं वो संचालित हो सके, है ना। प्रश्न जो है यहाँ से पूछेगा, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताया है ना। भारत में विदेशी व्यापारी आने का क्रम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुड अ डेफ्रा, है ना, आराम से याद रहेगा। पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज आया, डेनिश आया, फ्रांसीस आया। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया और पुर्तगाली ने अपनी, ठीक है, पुर्तगाली ने अपनी, आगे बढ़ेंगे हम लोग, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, है ना, पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में 1503 में क्या किया, स्थापित किया। और यह स्थापना जब पहली बार यहाँ पे वास्को डिगामा आता है और यही क्षेत्र रहता है ना, यही क्षेत्र केरल का क्षेत्र रहता है जहाँ पे एक हिंदू शासक जो हैं वही राज करते हैं जिनका नाम है जमोरिन, है ना, जमोरिन। और जमोरिन की आज्ञा से ही इन्होंने इस फैक्ट्री का निर्माण किया था। हालांकि बाद में ये विरोध भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए मंदिर की बात करें, मंदिर नगर तो तिरुपति को कहा जाता है, मंदिर नगर, मंदिर नगर जो है तिरुपति को कहा जाता है। और तीर्थ स्थल की बात करें तो पुष्कर हो जाता है, तीर्थ स्थल पुष्कर हो जाएगा। और प्रशासनिक नगर दिल्ली हो जाएगा। और बंदरगाह नगर की बात करें तो गोवा हो जाता है ना। और वाणिज्यिक नगर की बात करें तो पटना हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ दे, इसलिए एक बार और देख लीजिए। मंदिर नगर तिरुपति, तीर्थस्थल पुष्कर, प्रशासनिक जो नगर है दिल्ली, और बंदरगाह नगर गोवा, वाणिज्य नगर क्या हो जाता है, पटना हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखें, आगे देखते हैं। आगे में हमारा अध्याय हो जाता है अध्याय 7, 7th क्लास का जो एससीईआरटी है उसका जो अध्याय है 7 है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो जाएगा, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो जाता है। देखिए मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन हो जाता है, मुसलमान का था, है ना, मध्यकाल में। और यहाँ पे देखिए इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ। पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, तो इस्लाम धर्म का उदय अरब प्रायद्वीप में होता है, वो भी 7वीं सदी में। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिम पंजाब में सिंध एवं दक्षिण पश्चिमी पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में अल्पकाल तक ही रहा और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। शायद ये पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे, है ना। इसमें कहता है कि 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम, सोच के देखिए 17 साल के एक लड़का था जिसने फतह किया भारत में, और भारत के बहुत सारे जो प्रतापी सम्राट थे उनको हराया भी, है ना। हालांकि बाद में इनकी हत्या कर दिया जाता है, इनके मतलब समझिए कि मालिक के द्वारा। तो बाद में यही 1206 में तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया जाता है, ऐबक के द्वारा, है ना। बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो गया था, है ना। बिहार में तुर्कों के आगमन के पहले सूफी संत जो थे उनका आगमन पहले ही हो चुका था, है ना। कहता है कि मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह बिहार के पहले सूफी संत हैं। और जब बात पहला आता है तो याद रखिए, आपको इसको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनेर में आकर बसने वाले कौन हो जाते हैं, इमाम ताज फकीह बिहार के पहले सूफी संत हैं, बिहार के पहले सूफी संत हो जाते हैं। और जब बात पहला हो, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाने वाले, इस्लाम धर्म को अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशरफ। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, इस्लाम धर्म में कहता है कि जाति पाति ये विश्व था ही नहीं उन लोगों में।
जब ये भारत में आए तो भारत में जिस व्यवस्था में जो सामाजिक संरचना का निर्माण किया गया था, है ना, जाति को अलग अलग भागों में बांटा गया था, इन लोगों ने यहाँ से सीखा। तब जाकर के आप देखिएगा आज भी आज क्या होता है कि मुसलमानों में भी अन्य जातियाँ डिवाइड हो गई है। बाकी ये बहुत ही बेहतर एक धर्म होता है जिसमें लोगों को समानता, भाईचारा, बहुत सारा चीज़ सिखाता है। चलिए, यही कहता है हिंदू धर्म से जब कोई आदमी इस्लाम धर्म को अपनाता है उसे हम क्या कहते हैं, और यही कहता है कि उच्च जाति के लोगों को क्या कहते हैं, अशरफ कहते हैं। इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भारत में क्या हो सकते हैं, एक तो ऊंची जाति के लोग हो सकते हैं, नहीं तो नीची जाति के लोग हो सकते हैं, है ना। ऊंची जाति में सिर्फ कुछ जनरल जैसे स्वर्ण कह सकते हैं, नीची जाति में ओबीसी, एससी एसटी हो जाते हैं। तो देखिएगा जो उच्च जाति के लोग अपनाते हैं उसको अशरफ कहा गया, अशरफ कहा गया, और निम्न जाति के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उनको अजलाफ कहा गया, है ना, अजलाफ कहा जाता है। मुझे लगता है कि इतना आपसे समझ गए होंगे आप। लेकिन अब मुसलमान में भी कई जाति में लोग बट गए हैं, जैसे सिख, सैनद, मलिक, पठान और अंसारी। ये सब चीज़ें इन लोगों ने भारत से ही सीखा, भारत के रहने वाले व्यवस्थाओं से सीखा इन लोगों ने, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत, है ना। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हमारा ये टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जैसे देखेंगे भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जो है तमिल क्षेत्र के अलवार एवं नैनार संतों तक जाता है ना। जैसे भक्ति आंदोलन देखिएगा हर काल में धर्म सुधार आंदोलन हुआ है, चाहे प्राचीन काल में देखेंगे, चाहे मेडिवल इंडिया में देखेंगे या मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। जब समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास और पाखंड भर जाता है तो उस समय बहुत जो विद्वान लोग होते हैं, संत ऋषि मुनियों का देश रहा है हमारा भारत, है ना, और इन लोगों का योगदान समाज के लिए बहुत सारा चीज़ है। लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए तो दो लोगों ने ही समाज की संरचना को बिगाड़ के रखा है ना। आप कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप कॉमन सेंस, अगर आप पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, आप टीचर बन रहे हैं तो आपकी मौलिकता भी होनी चाहिए, आपके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए, है ना, और चीज़ों को समझ बूझ का भी आपके पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत सारा चीज़ें हैं। जब आप परिपक्व होने लगते हैं तो चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुँचाने का जो श्रेय है ना, दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संतों के पास है। अब यहाँ पे देखेंगे नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ संत थे। घूम घूम कर ये क्या करते थे, गांव-गांव में जाकर के देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था, है ना। क्या कहते हैं नैनार, है ना, और अलवार। देखिए जो नैनार हैं, है ना, नैनार जो है वो शिव के भक्त हैं, शिव के उपासक हो जाते हैं। बस अगर यहाँ से प्रश्न अगर पूछे तो यही पूछ सकता है कि नैनार किसके उपासक हैं, है ना। नए नार हो जाएगा, है ना, नए नार, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे हमने कहा शिव, है ना, तो शिव का जो आँख है, नयन जो है, आप उससे भी लगा सकते हैं। नैनार मतलब क्या, शिव से। और अलवार का संबंध किससे है, तो विष्णु यानी कि वैष्णव धर्म से हो जाता है ना। ये नैनार का शिव की उपासक करने वाला और अलवार जो है विष्णु की उपासक करने वाला था। ये जो है यही प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे, क्योंकि पूछा गया है ना, इसलिए क्योंकि यह पूछा गया है, VBI है। नैनार की संख्या जो है 63 थी। इसमें कुम्हार, अशफृष्यता, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण आदि भी शामिल थे। किसमें, तो नैनार में हो जाते हैं, जिनकी संख्या कितना है 63 हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे यहाँ पे देख लिया जाए। अगला है कि अप्पार, शिबंदर, सुंदरार, मणिक्कौ आदि नैनार संत थे, है ना। क्या हो जाते हैं, नैनार संत हो जाते हैं। हालांकि हो सकता है पूछे, बट एक बार देख लीजिए। अप्पार, शिबंदर, सुंदरार, मणिक्कौ आदि नैनार संत थे। इनके गीतों के संकलन को तेबरम और तिरुवाचकम कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इनके गीतों के संकलन को क्या कहते हैं, तेबरम या तिरुवाचकम कहा जाता है।
अलवार संत की संख्या 12 है। अलवार संत की संख्या कितना है? 12 है। इसमें प्रसिद्ध जो संत हैं उनका नाम परिअरवलर और पुत्री अंडाला जो है ये प्रसिद्ध हो जाती हैं, है ना। किसमें? अलवार संतों में एक का नाम है परिअरलवार, परिअरलवार, और दूसरा इनकी पुत्री अंडाला जो है अलवार संत की, मतलब बहुत प्रसिद्ध ये लोग नायक हो जाते हैं। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक, भक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल में हुआ। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था, है ना। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपसे, ये शंकराचार्य से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे। देखिए शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। अभी भी देखिएगा शंकराचार्य जो हिंदू, खास करके हिंदू जगत में बहुत एक सम्मान है ना। तो वही चीज़ें हैं जो शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठों का निर्माण किया गया, इसके बारे में पूछा जाता है ना। जैसे उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने चारों कोना पर अलग अलग मठ का निर्माण किया, जो पूछा जाता है आपसे, है ना। जैसे आप देखिएगा ये भारत हो जाता है ना। तो उत्तर में उन्होंने बद्रिकाश्रम एक मठ का निर्माण करवाया उत्तर में, है ना। और यहाँ पे देखिए यही है हमारा उत्तर, है ना। उत्तर में क्या किया? उत्तर में ही जिसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, है ना। इसी बद्रिकाश्रम को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, ज्योतिर्मठ। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में हो जाएगा, है ना। ये आपका उत्तराखंड में हो जाता है, इसे याद रखिएगा। उत्तर में शंकराचार्य ने, है ना, उत्तर में अगर देखिएगा तो शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में एक मठ है जिसका निर्माण करवाया, जिसको हम लोग ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दक्षिण, है ना, दक्षिण देख रहे हैं। श्रृंगेरी जो मठ है यहाँ पे, श्रृंगेरी जिसको हम लोग शारदा मठ भी बोलते हैं, शारदा पीठ, है ना। द्वारिका का जो शारदा पीठ है जो गुजरात में है, नहीं सॉरी, यहाँ पे श्रृंगेरी में जो हम लोग देखेंगे, है ना, ये आपके तमिलनाडु में हो जाता है। आपका दक्षिण है, आप देख सकते हैं यही वाला क्षेत्र है तमिलनाडु में, है ना। इसको श्रृंगेरी शारदा पीठ भी कहते हैं तमिलनाडु में। और एक हो जाता है पूरब में, इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। पूरब में उन्होंने एक मठ का निर्माण किया जिसको पुरी में हम लोग देखेंगे, उड़ीसा में है, गोवर्धन पीठ के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही उड़ीसा का क्षेत्र होता है ना, पूरब वाले क्षेत्र में गोवर्धन मठ का उन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद देखेंगे जो पश्चिमी छोर हो जाता है, पश्चिमी छोर, है ना, और ये हमारा गुजरात में हो जाता है। और पश्चिमी छोर की बात करें तो यहाँ पे गौरमोता है ना, गौरमोता नाम तो सुने होंगे आप। सबसे वेस्टर्न पॉइंट हो जाता है हमारे भारत का गौरमोता। और यही गुजरात में ही उन्होंने स्थापना किया था किसका? पश्चिमी द्वारिका पीठ का, है ना, शारदा पीठ का। इस तरीके से शंकराचार्य ने 4 मठ का निर्माण करवाया, है ना, 4 मठ का उन्होंने निर्माण करवाया। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है ना, जैसे पूछा जाएगा अद्वैतवाद की स्थापना किसने किया? तो अद्वैतवाद बहुत बार पूछा गया है। अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा होता है ना, शंकराचार्य के द्वारा होता है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा गया है कि द्वैता है ना, द्वैता, एक मिनट, पूछा जा सकता है कि द्वैता, है ना, द्वैत का स्थापना किसने किया? द्वैत का, तो ये क्या हो जाता है? निम्बार्काचार्य हो जाएगा, निम्बार्काचार्य, है ना, निम्बार्काचार्य हो जाएगा। पूछा गया सवाल है ये सब चीज़ें। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ना, द्वैतावाद का स्थापना किसने किया? द्वैतावाद का, तो क्या हो जाएगा? द्वैतावाद का स्थापना, ये द्वैतावाद हो जाता है ना, ये माधवाचार्य करते हैं, माधवाचार्य के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
उसके बाद देखिए 12वीं सदी के मध्य में वासवना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीरशैव आंदोलन शुरू हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि वीरशैव आंदोलन जो है दक्षिण भारत में है ना, दक्षिण भारत में किसने प्रारंभ किया, है ना। पूछा जा सकता है कि 12वीं सदी के मध्य में, ठीक है, वासवना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीरशैव आंदोलन शुरू हुआ है ना। वीरशैव आंदोलन क्या हुआ, शुरू हो गया। आगे हम लोग का टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, आगे हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, ये बुक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आप देखेंगे 7th 8th क्लास में जो दे दिया है वो तो NCERT में भी आपको उतना नहीं मिलता जितना बेहतर किताबें SCERT हमने माना। SCERT से हम लोग मेंस फाइट किए हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई बताता नहीं है जल्दी। तो हम लोग महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो भले 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये चलेगा, जैसा आप लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।